अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में मैं तव्हांजो मेज़बान राहिब बप्पड़। नाज़रीन, हिन वक्त ख़ासि तौर ते लंडन ओलंपिक्स के हवाले से अॼु जेको आहे सो 13 ॾींहं हले पियो ऐं उन में जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको माना मुख़्तलिफ़ मेडल जेके मुल्कनि खटिया आहिनि उन में जेके आहिनि सो 36 चाइना खटिया आहिनि, 22 जेके आहिनि सो चांदी जा खटिया अथई ऐं उन खां सवाइ 18 जेके आहिनि सो उहे पितल जा जेके आहिनि सो बिला खटिया आहिनि। इन खां पोइ ॿिए नंबर ते लंडन ओलंपिक्स में हिन वक़्तु जेको वञे पियो उहो 34 जेको आहे सो गोल्ड मेडल सां गॾु अमेरिका आहे ऐं 22 उन चांदी जा तमगा हासिलु कया आहिनि, जॾहिं त जेके 24 जेके आहिनि पितल जा बिला हासिलु कया आहिनि। जॾहिं पाण टे नंबर ते ॾिसूं था त बर्तानिया आहे 22 सोननि बिलनि सां, जंहिं में जेको आहे सो 13 उन चांदी जा बिला हासिलु कया आहिनि ऐं 13 ई जेके आहिनि सो पितल जा बिला हासिलु कया आहिनि। ओवरऑल असां सॼी सारे हिन सिनेरियो ते नज़र बाद में विझूं था, ख़ासि तौर ते जेके बि ख़बरूं आहिनि ओलंपिक्स जे हवाले सां, ओलंपिक्स 2012 जे हवाले सां, पर उन खां अॻु में तव्हां सां मां पंहिंजे महिमाननि जो तारीफ़ कराईंदो हलां। मुंहिंजे साॼे तरफ़ खां वेठो आहे साईं रियाज़ुद्दीन अहमद साहब। पाण जेके आहिनि सो न रुगो जेको आहे सो हिकिड़ा कमेंटेटर आहिनि, पर ख़ासि तौर ते ओलंपिक्स जे हवाले सां जॾहिं जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे त उन्हनि मुख़्तलिफ़ ओलंपिक्स जे इवेंट्स में वञी करे पाकिस्तान वञा जेका आहिनि सो कमेंट्री कई अथऊं ऐं पाकिस्तान जे अंदरि कंदा रहिया आहिनि। ॿियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में ख़ासि तौर ते हॉकी जे हवाले सां तमामु वॾो नालो ऐं उन सां गॾु आहिनि पाकिस्तान हॉकी जे हवाले सां ॼातल सुञातल शख़्सियत, ख़ासि तौर ते अॻूणा PHF जा जेके आहिनि सो ट्रेज़रर आहिनि, हिन वक़्तु PHF सिंध जा जेके आहिनि सो सदर आहिनि। नाज़रीन, हिन तारीफ़ खां पोइ ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु मां तव्हां सां शेयर कंदो हलां त पाकिस्तान हॉकी जे हवाले सां 7वीं पोज़ीशन हासिलु करे वरिती आहे, जंहिंजे लाइ चयो वियो पिए त पाकिस्तान हिन वक़्तु जेको माना वॾो हिकिड़ो विच में खाल मौजूदु थी वियो हो त हॉकी जे हवाले सां पाकिस्तान ज़रूरु हिन भेरे जेको आहे सो लंडन ओलंपिक्स में हिकिड़ो सोनो बिलो हासिलु कंदो, पर उन ते बि जेको आहे पाणी फेरिजी वियो आहे ऐं पाकिस्तान 7वीं पोज़ीशन हासिलु कई आहे। इन खां पोइ 800 मीटर रेस जेका हुई राबिया आशिक़ 6 नंबर ते आई, जिन 7 रांदीगरनि मञा। उन खां पोइ पाकिस्तान मुकमिल तौर ते ॿाहिरि वियो हलियो ऐं को बि जेको आहे सो सोनो तमगो पाकिस्तान हासिलु करे न सघियो। जॾहिं त पाण ॾिसूं था त ऑस्ट्रेलिया जे ख़िलाफ़ु पाकिस्तान हॉकी में 0-7 तां जेका शिकस्त हासिलु कई त उन में पाण खे नज़र इहो थो अचे पियो त अहिड़ी माना बुरी कारकर्दगी वेझड़ माज़ी में ख़ासि तौर ते वर्ल्ड कप में जॾहिं पाण ॾिसूं था त पाकिस्तान जी जेका असांजी क़ौमी हॉकी टीम आहे उहा 7 नंबर ते रही, 7 न बल्कि माना 12 नंबर ते रही, बल्कि हिन वक़्तु 7 गोलनि तां जेका शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ु आई उन जे हवाले सां जेको आहे सो एतिरो चयो वञे थो। ऐं ख़ासि तौर ते जेको उते दस्ते जो जेको सॼो सारो सालार हुयो, चीफ द मिशन हुयो सैयद आकिल शाह, उन बि जेको आहे सो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त पाकिस्तान जी जेका असांजी क़ौमी टीम ई हॉकी जे हवाले सां उहो उन को ख़ातिर ख़्वाह जेका आहे सो कामयाबी कोन हासिलु कराई आहे। ओवरऑल पाकिस्तान जी जेको आहे सो छा कारकर्दगी रही या जेको आहे सो कीअं बहितर हुजणु खपे हा, उन ते जेको आहे सो ॻाल्हाइण जे हवाले सां असां स्टार्ट कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हम देख रहे हैं रियाजुद्दीन साहब कि आपने मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था कि एक टीम जो है वो काफ़ी वीक नज़र आ रही थी साउथ अफ्रीका के हवाले से। उसके अलावा हम देख रहे थे कि बरतानिया भी कोई इतनी ज़्यादा मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन हमने जो अपनी कौमी टीम की परफॉर्मेंस देखी थी स्पेन के ख़िलाफ़, उसके बाद ये मीन के कहा जा रहा था, ये प्रिडिक्शन हो रही थी कि नहीं अगर स्पेन को बीट करता है ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन के साथ भी ऐसा ही किया। फिर हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं ऐसा ना हो जाए और ये ऐसा हो गया। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहिब, जो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी वो उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल सही थी, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम के जो ऑफिशियल्स थे वो भी पाकिस्तान हॉकी टीम से बड़ी तवक्कात वाबस्ता किए हुए थे। और स्पेन के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान ने पहला मैच खेला तो कौम की तवक्कात जो हैं उससे बढ़ गई थी, इसलिए कि स्पेन की टीम की हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और जो गुज़श्ता मैचेस थे उसमें पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त भी दी थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान की टीम को वो मैच जिस तरह से खेल रही थी उस दिन उसको जीतना चाहिए था। अगर पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत जाती तो इस वक्त सिनारियो जो है पूरा मुख्तलिफ होता, लेकिन ये कि फिर बाद में जैसा कि ब्रिटेन की टीम से पाकिस्तान की टीम हार गई और गो के कहा यह जा रहा है कि अंपायर ने गलत फ़ैसला दिया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4 गोल हो गए तो उस एक इशू को फ्रेम नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की टीम हार गई। फिर ऑस्ट्रेलिया से जो मैच जो हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो हमारी डिफेंस लाइन बिल्कुल बैठ गई, फॉरवर्ड लाइन ने गो के मिडफील्ड में अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन वो बेकार था इसलिए कि ना तो कोई गोल किया और ना ही कोई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि शुरू के मैचेस में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस ज़रूर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक कही जा सकती है।
अफसोसनाक और शर्मनाक पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हमारी कौमी हॉकी टीम ने इतना अच्छा नहीं खेला, जिसके लिए मजबूरन रियाजुद्दीन साहब को ये कहना पड़ा। गुलफराज साहब, आप क्या कहेंगे कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, ख़ास तौर पर आप भी काफ़ी पुरुमीन थे और हम वर्ल्ड कप के बाद ये बातें अक्सर करते रहते थे कि नहीं, अभी हमारी कौमी टीम जो है यकजा हो गई है और हमारे जो पुराने प्लेयर हैं, जो ओलंपियन हैं, वो भी टीम में हैं, अभी बेहतर होगा। बेहतर नहीं हुआ, अब क्या कहेंगे? अब क्या हम उम्मीद करके बैठेंगे फिर वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी अच्छी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जैसा कि रियाजुद्दीन साहब ने कहा कि पहला मैच जब हम स्पेन से खेले और स्पेन की कारकर्दगी माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी रही, उस बुनियाद पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई साइड पे हो गई। जब पाकिस्तान टीम गई थी तो जो लोगों के तवक्कात थी वो यही थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो अगर छठी पोजीशन पे आती है तो भी बेहतर कारकर्दगी पहले से नज़र आएगी, और अगर सेमीफाइनल खेल लेती है और कोई पोजीशन ले लेती है तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जब स्पेन से मैच हुआ उसके बाद लोगों की तवक्कात ये थी कि आगे साउथ अफ्रीका से पहले से लोग ये तवक्का कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी हम हार रहे थे 4-3 से, और उसके बाद हमारी टीम ने तकरीबन 6 मिनट के अंदर 2 गोल किए, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे प्लेयर्स में, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें ये दम है और वो किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, क्योंकि इंग्लैंड से हम हार चुके थे, साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद फिर एक दफ़ा तवक्कात हो गई थी। अर्जेंटीना का टीम मैच हमने 2-0 से जीत लिया था, और इस हार के बाद जब साउथ अफ्रीका में लास्ट मोमेंट में हमने रिकवरी करके और 1 गोल से हम जीत गए, तो लोगों की उम्मीदें फिर वाबस्ता हो गई टीम से, और लोग अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच में हम शिकस्त खा जाते तो शायद ज़िक्र इतना ना होता, इतना शोर भी नहीं मचता, इसलिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच जब जीत लिया तो लोग इसी तवक्का के साथ टीवी के सामने बैठ गए और लोगों ने बेइंतहा दुआएं की। और आपके प्रोग्राम में याद होगा कि मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि जी हम दुआ करते हैं कि टीम कुछ करके आए इस दफ़ा, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है, और जब तक कोई हमें पोजीशन हमारी बेहतर नहीं होगी, शौक़ नहीं बढ़ेगा, लोगों की तवक्कात वाबस्ता होती हैं हमेशा जब टीम जाती है। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया से 7-0 का रिज़ल्ट हुआ, उससे बड़ी बददिली और मायूसी फैली, और जो हॉकी लवर्स थे, जो कौम थी, उसे बड़ी मायूसी हुई, और उसमें कोई जस्टिफिकेशन हम दे नहीं सकते, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए कि तमाम शोबों में हमारी नाकामी हुई है। किसी एक शोबे में ये नहीं हुआ कि जी डिफेंस वीक पड़ गई थी, फॉरवर्ड लाइन ने गोल किए लेकिन डिफेंस ने ज़्यादा गोल खा लिए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। डिफेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और फॉरवर्ड लाइन, यानी इससे ज़्यादा ख़राब पोजीशन फॉरवर्ड लाइन की क्या होगी कि एक पेनल्टी कॉर्नर भी नहीं दे सके। टोटल 1 अटैम्प्ट हुआ है उनके गोल पे ऑस्ट्रेलिया के, और वो उसके पैडों पे लगी है गोलकीपर के। बाकी कहीं भी हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं आई कि जहां हम एक पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि मैंने पिछले उसमें कहा था कि सोहेल अब्बास हमारे पास वो वेपन है कि जिसके अंदर हम ये तवक्का कर सकते हैं कि सोहेल अब्बास अगर फॉरवर्ड लाइन जैसा खेल रही थी और उन्होंने अपर हैंड हुए साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और जिस तरीके से फॉरवर्ड लाइन मेहनत कर रही थी, तो मैंने इस तवक्का का इजहार किया था कि अगर फॉरवर्ड लाइन क्लिक करती है और पेनल्टी कॉर्नर लेती है, और हमारे पास एक वेपन है सोहेल अब्बास, लेकिन उस हथियार को इस्तेमाल करने का मौका भी हमें नहीं मिला, एक पेनल्टी कॉर्नर भी हम नहीं ले सके। इसलिए बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, और इसका जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता, ना टीम ऑफिशियल दे सकते हैं, ना लवर्स दे सकते हैं, ना लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले दे सकते हैं, ना हिमायत करने वाले दे सकते हैं। सही, जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। लेकिन रियाजुद्दीन साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप कमेंटेटर हैं, मैं भी बीइंग अ प्लेयर, जब सोचता हूँ कि जब भी कोई हमारी टीम जाती है किसी फॉरेन दौरे पे, तब कहा जाता है कि 6ठे नंबर की उम्मीद है, 7वें नंबर की उम्मीद है कि हमारी टीम आ जाएगी। मीन जब भेजते वक्त भी ऐसे तसव्वुरात होते हैं, ऐसे ख्याल होते हैं और दिमाग में ये चीज़ें घूमती हैं, लेकिन ये तो और किसी गेम में नहीं कहा जाता कि अभी जो हमारी टीम, या फ़र्ज़ करें कि अफ़गानिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान आती है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो भी पुरुमीद होते हैं। हम क्यों पुरुमीद नहीं हैं हॉकी के हवाले से? राहिब, इसके लिए तो हमें मतलब रूट कॉजेज़ पे जाना पड़ेगा, तलाश करने पड़ेंगे रूट कॉजेज़। इसलिए कि जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, या जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो सब इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और किस हद तक रह सकती है। इसलिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन चल रही है और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के, सबसे पहली बात तो ये है कि हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनको हॉकी में ना तो कैरियर है ना जॉब है। एक ज़माने में 30-35
डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लड़कों को जॉब्स मिल जाती थी। आज ये हाल है कि 8-10 मुश्किल से डिपार्टमेंट्स हैं जो उसमें भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर रखे जाते हैं 8 और 10 हज़ार पे। एक ज़माने में PIA और कस्टम का बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने पाकिस्तान की फतूहात में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। लेकिन यही डिपार्टमेंट्स जो लीडिंग डिपार्टमेंट्स थे और जो प्लेयर्स को जॉब्स दिया करते थे वो भी 8-10 साल से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑफिशियल्स हैं जो टीम के साथ जाते हैं और जो बयान देते हैं कि टीम हमारी जो है वो मतलब उससे तवक्कात ना रखी जाए, तो उन्हें अपने जो असल जो तैयारी है उसका पता होता है और लड़कों की मेंटल स्ट्रेंथ का और फिज़िकल स्ट्रेंथ का मालूम होता है। अभी आप ये देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने मैच खेला है उससे गो के हमारी जो टीम थी इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल टफनेस लेवल जो था वो निस्बतन बेहतर था पहले के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उतरी है तो आप देखें कि उनकी फ़िटनेस और हमारी फ़िटनेस में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो वन टच हॉकी खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कंप्यूटराइज कोई डिज़ाइन की हुई है और उस तरह से वो खेल रहे थे और पाकिस्तानी प्लेयर ज़ाहिर है उन तक नहीं पहुँच पा रहे थे और यही वजह है कि हमारी डिफेंस जो है बिल्कुल कोलैप्स हो गई और 7 गोल खा गई। तो जब तैयारी अच्छी होती है और सबको ये पता होता है कि हमारी टीम वाकई बहुत अच्छी टीम है। गोलकीपर के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी, ख़ासतौर पर के उस मैच में गोलकीपर भी ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो बस ऐसे ही खड़ा है। उसकी वजह ये राइब के मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि चूँकि वो वाहिद गोलकीपर था, जबकि ट्रेडिशनल जो है वो 2 गोलकीपर होते हैं टीम में और होने चाहिए 2 गोलकीपर। चूँकि वो अकेला गोलकीपर था तो उसने एक मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर ले लिया था कि मैं अकेला हूँ, अगर खुदा न खास्ता वो ज़ख्मी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा था। गो कि वो अच्छा गोलकीपर है, इसमें शक नहीं है और ज़ाहिर है जब भी उसको लिया गया था, ये एक अलग बहस है कि सलमान अकबर को क्यों नहीं लिया गया, कोई दूसरा गोलकीपर क्यों नहीं लिया गया, लेकिन लोग ये समझते हैं कि सलमान अकबर एक अच्छा गोलकीपर था, तो अकेले गोलकीपर होने की वजह से भी उस पर काफ़ी दबाव था, जिसकी वजह गुलफराज साहब आप क्या समझते हैं, ख़ासतौर पर आप तो PHF में बैठे हुए हैं, कि एक गोलकीपर के साथ जाना ठीक था? देखिए, अब चूँकि नताइज मनफी आ गए हैं तो जब शिकस्त हो जाती है तो तमाम खामियां उजागर हो जाती हैं और जब कोई फतह हासिल हो जाती है तो खामियां छुप जाती हैं। अगर इसी एक गोलकीपर के साथ कुछ नताइज बेहतर होते तो ये डिस्कशन नहीं होता, लेकिन चूँकि जो बात रियाजुद्दीन साहब ने कही कि एक गोलकीपर था और उस पर यह था कि अगर वो आउट क्लास परफॉर्मेंस देता है तो उसका मोरल अप होता चला जाता, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उस पर 4 गोल हो गए। इसी तरीके से पहले मैच में भी उस पर स्पेन के मैच में गोल हुआ जहां हम बराबर खेले, तो इस हवाले से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया था और उस पर बहुत प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच का कोई भी होता गोलकीपर इसकी जगह और भी कोई होता और जो सिचुएशन थी उस मैच की बड़ी अहमियत थी और उस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और नतीजा ये हुआ कि खाली उसका कसूर नहीं है, जब बिल्कुल कोलैप्स हो जाए पूरी डिफेंस तो सारा प्रेशर उस पर आ गया और उसने कई गोल, यकीनी गोल बचाए भी हैं और अगर वो गोल ना बचाता तो शायद रिज़ल्ट जो है वो 10 गोलों का होता। तो इस बहस को अब हम कर तो सकते हैं और एतराज़ भी होगा, जाहिर है कि जब शिकस्त हुई है तो उस पर क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक गोलकीपर जो एशियन कप जीत के आया था और उसकी बड़ी मतलब ये कि एक रेपुटेशन बनी थी, एक पोजीशन थी, उसको ड्रॉप किया गया, तो उसके पीछे क्या ग्राउंड से ये सेलेक्टर्स को पता होगा या जो हमारे चीफ द मिशन सैयद आकिल शाह का कहना है कि हॉकी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अगर दीगर खेलों पर इतने में इनके पैसे लगाए जाएं तो हमें जो है वो तलाई तमगा मिल सकता है। क्या आप क्या कहेंगे? चीफ द मिशन का ये कहना है। देखें, बात यह है कि जो दीगर गेम हैं उनमें जो उनकी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी की जाती हैं। हॉकी चूँकि हमारा कौमी खेल है और सब लोगों की तवज्जो भी इस जानिब है और चूँकि गोल्ड मेडल बेइंतहा लाई है ये टीम, 3 ओलंपिक इस टीम ने जीते, चैंपियंस 4 वर्ल्ड कप हैं, 8 एशियन गेम, तो चूँकि इससे तवक्कात लोगों की ज़्यादा वाबस्ता है, किसी और गेम से इतनी वाबस्ता नहीं है। लेकिन इसको वक्त कितना हो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की खराबी नज़र आती है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी, जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर क्या उसके अंदर खामियां हैं। आप ये देखें कि हम जिन टीमों से मुकाबले पे जा रहे हैं, हमारे इस शहर कराची में जिसकी 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, हर एक आस्ट्रोटर्फ इस्तेमाल होते होते जब ख़त्म होने लगता है तो किसी दूसरे ग्राउंड पे एक आस्ट्रोटर्फ लग जाता है। इस वक्त पूरे कराची में एक आस्ट्रोटर्फ ये जो कस्टम ग्राउंड पे है और दूसरा जो सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुलशन इकबाल में लगाया। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि जब तक वॉकिंग डिस्टेंस पर बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इस शहर में ये मुमकिन नहीं है कि 2 करोड़ की आबादी में एक ग्राउंड आस्ट्रोटर्फ हो और उस पर पूरे शहर के बच्चे आके खेल सकें या दूर से आ सकें, क्योंकि वसाइल नहीं है लोगों के पास।
अखराजात बेइंतहा होते हैं, किराया बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे नहीं आ सकते। जब तक 18 टाउन है, 18 टाउन में कम से कम एक एस्ट्रोटर्फ हो। जिनसे हमारा मुकाबला है उनके पास स्कूलों में एस्ट्रोटर्फ है, कॉलेजेस में एस्ट्रोटर्फ है, उनकी एक जो लोकल क्लब है उनकी अपने ग्राउंड है और एस्ट्रोटर्फ है। हम जब उन्होंने अपना सेटअप इतना अच्छा बना लिया और हमें भी उस सेटअप की ज़रूरत है, जब हमें वो सेटअप मिल जाए तो फिर लोगों को गुंजाइश है कहने की कि हॉकी कुछ नहीं कर रही। जो वसाइल हैं वो कुछ भी नहीं आज हॉकी। वसाइल कुछ भी नहीं है। रियाजुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ख़ासतौर पर हमने देखा है माजी के अंदर के कैंपेनें भी चली हैं, ख़ासतौर पर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के दौर में। उसके बाद जो सिलेक्टर आए हमारे वर्ल्ड कप के दौरान, फिर वो रिज़ाइन देकर वापस चले गए। अब भी यही कंडीशन है। अगर बात एस्ट्रोटर्फ की जाए तो ये माजी में नहीं थे, जब समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और इस्लाउद्दीन वगैरह जो हमारे लेजेंड्स थे, तो उस वक्त भी तो यही कंडीशन थी ना। आज क्यों ये सब कुछ है कि ओल्ड और गोल्ड ये चीज़ें मीन के क्यों अभी ये क्यों मीन के सेंस चल रहा है? राय, पहली बात तो ये जो आपने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के हवाले से कही कि उनके ख़िलाफ़ मतलब मुज़ाहरे हुए, तो ये जो ट्रेंड है ना, ख़ास तौर से खेलों के हवाले से, ये सही नहीं है, ये हेल्थी मतलब साइन नहीं है। और कभी भी अगर किसी फेडरेशन को जाना हो तो वो एक सिस्टम के तहत जाए और सिस्टम के तहत आए। जहाँ तक आपकी बात है कि पहले माजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होती थी और अब नहीं है। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज सीनियर, इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, शहनाज शेख, तो उस वक्त परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी थी राइब के उस वक्त एक ही बंच में आपके 7-8 स्टार प्लेयर हुआ करते थे। एक बात। दूसरी बात यह कि उस वक्त जो यूरोपियंस थे ना वो जागे नहीं थे। अच्छा। इतना ज़्यादा उन्होंने इस पर कंसंट्रेट नहीं किया था, फोकस नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने फोकस किया। दूसरा ये कि उस वक्त जो हालात बड़े सादे थे, बड़े अच्छे थे, और जितने भी प्लेयर्स थे उनको उस वक्त के लिहाज से बड़ी अच्छी अच्छी मुलाजमतें मिली हुई थी। इस वक्त आप पाकिस्तान हॉकी की टीम में अगर तलाश करें तो 8-10 लड़कियों के पास तो सही जॉब नहीं है। अगर 8-10 हज़ार एक लड़कियों को मिलते हैं कहीं भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर है, तो 8-10 हज़ार रुपये से आप समझ सकते हैं कि क्या उसके घर का किचन चल सकता है, उसका पेट भर सकता है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे। तो मैंने जो बात की थी ना, आपकी बात मैं काट रहा हूँ कि रूट कॉजेज़ पे हमें जाना चाहिए, वो तलाश करना चाहिए। सियासत तो हम लोग कर लेते हैं कि रूट कॉजेज़ पे ही आते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूँ दिलचस्प मरहलन में असांजी गुफ्तगू जेको आहे सो दाख़िल थी चुको आहे। पाण मिलूं था पिया हिकिड़ी मुख्तसर साई खां। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। रियाजुद्दीन साहब, आप बात कर रहे थे कि रूट काजेज़ के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए फ़र्ज़ करें कि किसी बंदे को नौकरी नहीं है, किसी प्लेयर को वो बेरोज़गार है, एस्ट्रोटर्फ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं, फ़िटनेस का कोई मीन के वो अमल दखल नहीं है इसमें, कोचिंग का कोई अमल दखल नहीं है। खेलने के बाद हम अगर खेलते हैं किसी हल्की टीम के साथ तो उसके खिलाफ 5 गोल कर देते हैं, उस वक्त हमें ये क्यों नहीं नज़र आता कि यार ये बंदा जो है इसको कोई ड्यूटी नहीं दी गई, कोई पीएचएफ ने कोई इसको जो है किसी काम से नहीं लगाया। उस वक्त हम उसकी बेरोज़गारी की बात नहीं करते। जब हम हार जाते हैं तभी ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्यों? और कोचिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं राहिब, नज़र नहीं आ जाती, बल्कि ये कार्ड पे सामने सारी चीज़ें कि कितने लड़के हैं उनको। लेकिन मेरा सवाल वही है कि वीक जो हमारी टीम होती है, हम जब उसके खिलाफ गोल करते हैं तब ये बातें क्यों नहीं नज़र आती? जब हम शिकस्त खाते हैं तभी क्यों आ जाती हैं? देखें ना, ये चीज़ें ज़ाहिर है उसी वक्त सामने आती हैं कि जब आप हम बल्ला टीम से खेलते हैं या अपने से कम दर्जे की टीम से खेलते हैं तो ज़ाहिर है आप जीत जाएंगे। मुकाबला तो असल वही होता है जो आप अपने बराबर की टीम से करें या अपनी अच्छी टीम से करें। अगर कोई टीम नंबर 1 जा रही है और आप नंबर 6 हैं, तभी तो फिर इन चीज़ों में बहस होगी। जब तो आप सॉर्ट आउट करेंगे कि आपके प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, किस तरह से आप ऊपर जा सकते हैं। एक किसी अच्छी पोस्ट पे ज़ाहिर है कोई मैट्रिक बंदे को नहीं लिया जाता, उसके लिए एक MBA को लिया जाता है, और उसके लिए जो बंदा है वो पूरी मेहनत करता है, कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, फिर उस मकाम पे पहुंचता है। तो इसी तरह से खेल में भी है कि जिस दर्जे की आप हॉकी खेलेंगे, जिस दर्जे की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिली है, अच्छे प्रोफेशनल कोचेस से ट्रेनिंग मिली है, तो यकीनन आपकी जो है परफॉर्मेंस का लेवल अच्छा होगा। आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, आपका मेंटल टफनेस लेवल अच्छा है, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छी है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है उसी तरह से अच्छी होगी। आप ये देखें जो आपकी हमपला टीमें थी या कम थी तो आप उससे जीते, जनूबी अफ्रीका से जीते आप और दूसरी टीम से जीते। लेकिन जहाँ अच्छी टीम आई, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आई, तो फ़र्क नज़र आया। जब फ़र्क नज़र आता है तो फिर आदमी बैठता है कि भाई हम में क्या खामी है, क्या कमी है, उसको हम दूर करें। अच्छा गुलफराज साहब, वो खामियां जो हैं वो दूर कैसे होंगी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर थे जब, तो उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप के चीफ गेस्ट में थे और यहाँ कराची में ऐलान किया कि आशिर इदारों में खिलाड़ियों को रोज़गार दिया जाएगा, हॉकी प्लेयर्स को।
लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, किसी इदारे ने उस पर अमल दरामद नहीं कराया। इसी तरीके से मौजूदा हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि तमाम इदारों को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि लोगों को मुस्तकिल रोज़गार फराहम किया जाए। जॉब सिक्योरिटी बहुत अहमियत की हामिल होती है, लेकिन आज भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो कप्तान एशिया कप जीत के लेके आया ज़ीशान अशरफ, उसकी पक्की मुलाजमत नहीं है। अब उसका फ्यूचर अगर नहीं है हॉकी में तो वो कहाँ जाए? इदारे में उसकी पोजीशन कोई नहीं है। जिस काम के लिए उसको रखा गया था, अगर उसकी ज़रूरत वहाँ ख़त्म हो गई तो इदारा फारिग कर देगा। ये जो प्लेयर्स के लिए एक तलवार लटकी रहती है। पहले रोज़गार मुस्तकिल दिया जाता था और उस वक्त याद होगा कि मरहूम ज़ियाउल हक साहब ने मैट्रिकुलेट जो लड़के थे उनके लिए वो ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म कर दी थी और मैट्रिकुलेट को कस्टम में जो है वो प्रिवेंटिव अफसर और तमाम इदारों को हिदायत जारी कर दी थी कि जो मैट्रिकुलेट होगा और जो ग्रेजुएट के लिए, जो कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन है, उसको प्लेयर्स के लिए उसको ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त फैसिलिटीज़ भी दी गई थी जिसकी नताइज भी आए और आपने देखा कि किस तरीके से हाँ, वहाँ पर दौरे जनरल ज़ियाउल हक के दौरान प्लेयर्स को सिंध की भी काफ़ी ज़मीन दी गई थी। तो ये प्लाट्स दिए गए, ज़ाहिर है कि फिर वो ओलंपिक जीत के आए तो उनको प्लाट भी दिए गए। तो बात यह है कि जो बात इन्होंने कही रियाज साहब ने, इसमें शायद कराची की बात करता हूँ कि यहाँ 18 डिपार्टमेंट थे जो समझे ग्रास रूट लेवल पर जिनकी लड़कों की तरबियत होती थी। जो क्लब हॉकी से ज़रा सा कोई प्लेयर अच्छा होता था वो वाटर सेवरेज बोर्ड, KDA, KPT, शिपयार्ड, डाकयार्ड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कितने इदारे थे, पाक कारपेट, जो मुलाजमत दे देते थे। उसके बाद जब रोजगार आप तो मुलाजमत की बात कर रहे हैं, लेकिन द चीफ द मिशन जो है वो कह रहे हैं कि इन सबको मुस्तफ़ी होना चाहिए इस नाकामी के बाद। देखें, बात यह है कि ये जो पहले भी इन्होंने रियाज भाई ने भी बात की कि जो ये इस किस्म का मौक़िफ़ होता है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक सिस्टम के तहत आई है और जो उसके चीफ हैं वो फ़ैसला कर सकते हैं, वो जायज़ा लें कि क्या नकाइस हैं, क्या नताइज आए हैं। तो बजाय इसके कि बयानात, जो बात है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये खेल जो है ये तो बर्दाश्त का मादा है, डालता है जिस्म में, तो हार और जीत होती है। अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 चल रही है और उसने के हालात क्या चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने पैर दर्द पे शिकस्तें खाई। तो क्या वहाँ पूरे बोर्ड को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर देखें कि क्या तैयारी थी, क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है। कोचिंग के हवाले से आप समझते हैं मुतमिन किरदार था कोचिंग के हवाले से? देखिए, अब जो इस वक्त हमारे मायनाज सेंटर हाफ थे और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे साहब का चौधरी साहब, अख्तर रसूल साहब, उन्होंने कहा कि जी 4 महीने पहले मुझे टीम दी गई थी, इसलिए मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 4 महीने पहले टीम इनको दी गई, लेकिन ये टीम तो बनी हुई है और ये सीनियर प्लेयर कभी इन होते थे कभी आउट होते थे। यही टीम, यही कम्बिनेशन था जो एशिया कप जीत के आया था। तो इस बुनियाद पर न इस किस्म के बयानात, और जब बयानात आते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। फेडरेशन इस वक्त कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं है। जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कौम के, और लोगों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। यकजहती की ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो एंगलिंग होती है और एक दूसरे को टांगे खींचने की सिलसिला, इसको ख़त्म होना चाहिए। जो हॉकी लवर्स हैं, जिनकी ख्वाहिश है, जो हसरत लिए बैठे हैं कि दोबारा हम गोल्ड मेडल लेके आएँ, उनको सबको जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करें और ग्राउंड में आकर काम करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग मिल जाए तो कोचिंग करेंगे, और अगर किसी स्कूल के बच्चों को ज़रूरत है तो वो हमारे ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ जाने की ज़हमत ही गंवारा नहीं करते हैं। उनको स्कूलों में जाकर तरबियत देनी चाहिए। इस हॉकी ने उनको बहुत कुछ दिया है, इज़्ज़त मुकाम दिया है, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो निकलें और ये सोचें कि आज से हमने काम शुरू करना है। और हर ओलंपियन इंटरनेशनल ने अगर 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर इस पाकिस्तान को दे दिया, एक भी दे दिया, कितनी बड़ी लॉट हमारे पास मौजूद है ओलंपियन इंटरनेशनल की। वो अपने अपने इलाके में काम करें, जहाँ वो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मसला ये है रियाजुद्दीन साहब के 4 महीने में मुझे जिम्मेदारी लिए हुए हैं, तब मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब हर बंदा फेडरेशन से लेकर प्लेयर्स तक कोई भी जिम्मेदारी कबूल ना करे तो ये किसकी जिम्मेदारी है?
ये जिम्मेदारी तो खैर जिनको दी गई है उन्हीं की है, लेकिन कोचिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन ये जो है सिस्टम की हमारी ख़राबी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं। जहाँ तक कोचिंग की बात है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो फैसला किया था मिशेल वैन डीन को और लेने का ओलंपिक तक के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता कि अंदरूनी उनके क्या मसले मसाइल थे, उन्होंने किस मेरिट पे फैसला लिया ये उनका था, लेकिन जो एक आम आदमी की हैसियत से अगर मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मिशेल वैन डीन से अगर मायदा था तो उनको ओलंपिक तक रहना चाहिए था, और फिर अगर टीम को कोई फतेह या शिकस्त मिलती तो उस बुनियाद पे हम बात कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि जो कोच की तब्दीली हुई है उसका भी एक मनफी असर जो है टीम पे पड़ा है। गो के अख्तर रसूल की और ख्वाजा जुनैद की नेक नियति पे आप शुबा नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश की और यकीनन उन्होंने मेहनत भी की टीम के साथ कि टीम किसी तरह से हो जाए, लेकिन जो एक प्रोफेशनल कोच होता है जो 2-3 साल से टीम के साथ था, अगर वो ओलंपिक तक टीम के साथ रहता तो फिर जो है आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो निस्बतन बेहतर होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का सिस्टम नहीं है। लेकिन जो कि हम खेल के हवाले से बात कर रहे हैं, हॉकी के हवाले से, तो हॉकी का और हमारे पूरे खेल का भी सिस्टम जो है सही नहीं है, वरना आकिल शाह को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े काबिल एहतराम है और वो ज़ाहिर है प्रोविंस के अपने सेक्रेटरी में उनकी बड़ी खिदमत है, उन्होंने मुल्क को लीड भी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा सिस्टम सही है तो किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं हो। जैसे गुलफराज भाई ने कहा कि हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है और पाकिस्तान ने दुनियाई हॉकी में सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया है। ये वाहिद खेल है जिसने 8 मेडल्स लिए ओलंपिक में, 3 आपने गोल्ड लिए हैं, 3 ब्रॉन्ज से 2 सिल्वर लिए हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, और कोई भी खेल जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बात तो बिल्कुल अलग है कि इस हॉकी से किसी चीज़ का मुआवजा किया जाए। दूसरी भी खेल थे जिसमें हमारे मुल्क ने वहाँ पर पार्टिसिपेट की, वहाँ पर भी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। राबिया आशिक के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त तो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जिन जिन लोगों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी उस पर काफ़ी बहस हो रही है, लेकिन ये एक सिस्टम के तहत मिलती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, फिर एशियन ओलंपिक कमेटी है, फिर पाकिस्तान ओलंपिक है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो टेनिस स्टार थे असामुल हक, उनको कम अज़ कम इसमें जो है एंट्री मिलनी चाहिए थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री। वो उसके सही हकदार थे, इसलिए कि उनका सिर्फ 1 पॉइंट कम था जो रिक्वायरमेंट थी वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन की या ओलंपिक टेनिस फेडरेशन की, उनका सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क था और वो सही मुस्तहक थे। अगर उनको दिया जाता, ये हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं खेलों के, उनको ये सोचना चाहिए कि आसामुल हक को वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों नहीं मिली और ऐसे लोगों को क्यों मिली। इसी तरह से जो तैराक हैं उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जितने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री जिन जिनको मिली है सिवाय 1-2 के, सब की सिलेक्शन पे और उनकी नॉमिनेशन पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक सिस्टम हमारा सही नहीं होगा उस वक्त तक जो है हम जो कामयाबियाँ हैं वो नहीं हासिल कर सकते। हमें देखें ना, हमें सबसे ज़्यादा अपने एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, उसके बाद हमें स्पोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए, और आप ये देखें कि यही 2 शोबे जो हैं वो मतलब निगलेक्ट किए जा रहे हैं। अगर हम इसको फोकस करें, एक तो ज़ाहिर एजुकेशन है, फिर जो है हेल्थ आ जाता है, फिर स्पोर्ट्स आ जाता है, तो ये ऐसे शोबे हैं अगर हम इस पर फोकस करें और अपने सिस्टम को सही करें, और जैसे गुल्लू भाई ने भी बात की थी कि स्कूल की सतह पर कंसंट्रेट करें और कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि फेडरेशन, स्कूल और कॉलेज का आपस में कोई एक इंटरेक्शन उनका हो या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने जिसके तहत फिर वो पूरी हॉकी को लेके चलें। लेकिन उसके साथ फंडिंग जो है हॉकी की बड़ी ज़रूरी है, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं हॉकी में, एक तो उसका स्ट्रक्चर सही करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे खेलों के मैदान, जैसे गुल्लू भाई ने कहा कि जो अगर आप यूरोप से मुकाबला करते हैं, फिर आज हम फतूहात से मुकाबला करते हैं, तो उनके तो हर कौंसिल में और हर एक इलाके में छोटी जगह से आस्ट्रोटर्फ हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है हमारे पूरे पाकिस्तान की, अगर आप 10 भी आस्ट्रोटर्फ दिखाते हैं तो ये आप 10 आस्ट्रोटर्फ नहीं है पूरे पाकिस्तान में, तो जाहिर है कि फिर इसमें हम किस तरह से आगे जा सकते हैं। वाइल्ड कार्ड के हवाले से गुलफराज साहब बात हो रही है, 2 लड़कियाँ थीं, राबिया आशिक और एक तैराक थी, आप क्या समझते हैं उनके हवाले से? अभी वो तो बैठी लंदन में, पढ़ भी वहाँ पर रही हैं, यहाँ पर सिमीन के वाइल्ड कार्ड पे उनको भेज दिया गया, लेकिन एक पॉइंट के हवाले से जैसे रियाजुद्दीन साहब कह रहे हैं कि एहसाम को नहीं भेजा गया, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन आपको सही और मीन के मेरिट की बुनियाद पर नज़र आ रही है? देखें, जब कोई चीज़ फेयर की जाती है तो फिर सवालिया निशान नहीं उठते। ठीक है, कहीं गड़बड़ होती है तो फिर क्रिटिसिज्म भी होती है। तो जो बात कही गई कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है या सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो उसमें के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रही होगी कि जिसकी वजह से ये लोगों के बयानात आए और क्रिटिसिज्म हुई। तो चूँकि हमारा दूसरे इतना क्लोज रब्ता नहीं है स्पोर्ट्स फेडरेशन से और मामलात से, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अगर ऐसा सवालिया निशानात हो रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ है ज़रूर। तो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए और तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस कौम के लिए हमने करना है, अपने मुल्क के लिए करना है,
हमारे पास स्कैंडल ज़्यादा होते हैं, कोई कभी क्रिकेट में जुआ स्कैंडल आ जाता है, कभी कोई मामला आ जाता है। अगर हम अपनी कौम से खेलते रहेंगे, कौम के लिए नहीं खेलेंगे, तो फिर नताइज यही आएंगे। हमें दिल और जान से अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। दिल और जान से अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आपसे सवाल करूंगा, फिर वही सवाल मैं रियाजुद्दीन साहब आपसे करूंगा। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे जिनके लिए कहा जा रहा था ये कि ये अभी भी हॉकी को आगे लेकर चलेंगे, उनका फ्यूचर आपकी नज़र में क्या होगा? अब देखें, अब ये तो बिल्कुल एक ओपन बात हो गई कि इनके लिए जब ये एशिया कप जीत के आए थे तो कुछ स्टेटमेंट आए थे कि इनको बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी थी, फिर स्टेटमेंट आए फेडरेशन के भी, सिलेक्टर्स के भी कि साहब इनको जो है हम नहीं बाहर कर रहे, अगर ये अपनी फ़िटनेस साबित करेंगे तो इनको मौका दिया जाएगा। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि कुछ टूर ऐसे थे कि जो इनके बगैर किए गए, लेकिन उसमें नताइज बेहतर नहीं आए, जिसकी वजह से फेडरेशन और सिलेक्शन कमेटी सोचने पर मजबूर हो गई कि इन्हीं को कार्ड्स, ये जो पुराने कार्ड हैं, इनको इस्तेमाल करके और हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास ये चांस पे हम हमेशा रहते हैं। अगर हम अपना पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएं, एकेडमीज़ जो है उस सिस्टम के तहत काम करें, हर एज ग्रुप की अलग एकेडमीज़ हों, जो बाहर का सिस्टम है, जिन ममालिक के नताइज पर आज बैठकर हम बहस कर रहे हैं और जिनसे हम इतने मार्जिन से हारे हैं, उनके यहाँ एक सिस्टम है, उनके पास अंडर 14, अंडर 16, ये तमाम अलग-अलग बैचेज मौजूद हैं और उसी में से लड़के बाहर निकलते हैं। अब हमारे पास तो ग्राउंड नहीं होते कि अगर कोई बंदा कोशिश करे, काम करने की कोशिश करे कि अपने वसाइल इस्तेमाल करे और कहीं ट्रेनिंग कराए, तो उसे एक ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता जो बुनियादी ज़रूरत है। तो जब तक हम ज़रूरत इस बात की कि हंगामी बुनियाद पर इस पर फैसला किया जाए। अब यहाँ के सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, वो एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कई AstroTurf अनाउंस भी किए हैं। सखर में लग रही है, मीरपुर खास में लग रही है, लड़काना में, और ये लग ही रही है, क्योंकि मैं 3 साल से यही बात सुन रहा हूं कि ये काम हंगामी बुनियाद पे होना चाहिए और जल्द अज जल्द ये कंप्लीट हो। और हमें अब इस शिकस्त के बाद बजाय इसके कि एक दूसरे को बुरा भला कहें, हमें एक कौम बनकर सोचना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए फिर उम्मीद करें। आप देखें, वर्ल्ड कप तो बहुत नज़दीक है। अभी ये एकदम जो बयान जारी कर दिया जाता है कि हम इस शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो अब पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और अब इस वक्त से शुरू करें अगले ओलंपिक के लिए। 4 साल का टारगेट रखें, बजाय शॉर्ट टर्म और ये हंगामी बुनियाद पे जो फैसले किए जाते हैं। 4 साल का टारगेट रखें और उसमें ये सोच के जाएं कि अगर हम नई टीम बनाकर और एक नया बेस बनाकर फिर हमारी 6ठी और 7वीं पोजीशन आनी है तो उसे बर्दाश्त कर लें, बजाय इसके कि हम चालाकियां करके। मीन के रियाजुद्दीन साहब के गुलफराज साहब का ये कहना है कि 4 साल के बाद भी हमारी 6ठी और 7वीं पोजीशन होगी। हर हार के बाद मैंने पहले भी कहा कि फिर हम सोचने लगते हैं कि फिर जो अगला इवेंट होगा हम उसमें कामयाबी लेंगे। ये अगले इवेंट के अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे सीनियर प्लेयर्स के हवाले से जिनको लिया गया था, अभी फ्यूचर क्या होगा हमारी टीम के हवाले से? देखें, सीनियर प्लेयर्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो अब तो उनका फ्यूचर नहीं है, इसलिए कि जैसे गुल्लू भाई ने कहा कि एशियन गेम्स के बाद ये बात सामने आई थी कि इनको जो है इनकी जगह नए प्लेयर्स को डालना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये तो बात तय है कि अब सीनियर प्लेयर्स का इसमें जो है लॉन्ग रन में ऐसा कोई इसमें नज़र नहीं आता किरदार। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी आप, जो भी 5 या 6 प्लेयर्स हैं उनको भी एकदम टीम से नहीं निकाल सकते। अगर आप उनको टीम से एकदम निकालेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वो खला आप पूर्ण नहीं कर सकें, फिर आपकी परफॉर्मेंस यही रहेगी। इसका तरीकाकार ये होगा कि जिसको आप ये समझते हैं कि 2 ऐसे सीनियर प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस जो थी उन 6 प्लेयर्स में सबसे ख़राब थी, उनको बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही तकरीम के साथ, एक डिसेंट वे में उनको मतलब आएँ, बैठाएँ, उनसे बात करें और उनसे कहें कि भाई ठीक है, खुदा हाफिज़। तो अब होगा ये कि अगर आप उन पर प्रेशर डालेंगे या कोई और दूसरा तरीकाकार होगा तो फिर वो ज़ाहिर है लोग रिटायरमेंट लेते नहीं हैं। लेकिन एकदम से जो है आप तमाम प्लेयर्स को नहीं निकाल सकते। इसका तरीकाकार यही होगा कि एक 2 प्लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप करके निकालें, इसलिए कि सीनियर प्लेयर का अब तो गुंजाइश भी नहीं है, ना फ्यूचर है, इसलिए कि अब वर्ल्ड कप है, उसके बाद ज़ाहिर है 2 साल वर्ल्ड कप है और दूसरे इवेंट्स हैं। तो नौजवानों को तो टीम में बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी टीम नौजवानों के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। नौजवानों के हवाले से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हॉकी पर हम बाद में एंड में आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सबसे आगे चाइना जा रहा है, उसके बाद अमेरिका, फिर बरतानिया। ओवरऑल आप कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्लेयर्स की दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से, ख़ास तौर पर ये दोनों ममालिक के दरमियान जो इतना इनकी रस्साकशी जारी है, क्या देखते हैं आप इन दोनों? देखें, इसमें जो जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो उनका तो तमाम सतह पे जो भी एटमॉस्फेयर है तमाम शोबे में बड़ा हाइजीनिक है
उनके लिए तो कोई मसला नहीं है और वो तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसका फल भी उन्हें मिल रहा है। अमेरिका प्लेयर्स जो है वो ज़ाहिर है सेकंड हैं या फर्स्ट हैं, आते रहे हैं हमेशा से और उनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी रही है। लेकिन असल जो कारकर्दगी की और अच्छी बात है वो ये है कि चाइना ने जिस तेज़ी के साथ तरक्की की है और जिस तरह से पेनिट्रेट किया है पूरी दुनिया में, वो उन्होंने सिर्फ खेलों में नहीं किया, उन्होंने तमाम शोबों में किया है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो खेलों में भी आया है। उन्होंने जिस तेज़ी के साथ तरक्की है, हमारे बाद वो आज़ाद हुआ मुल्क और आज आप देखें कि कहाँ पहुँच गए और खेल का शोबा उनका जिस तरह से बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, उनके दस्ते ने गोल्ड मेडल्स उन्होंने लिए थे, नंबर 1 पोजीशन थी, सेकंड अमेरिका था जी, 51 गोल्ड मेडल जी 51 गोल्ड मेडल थे, जबकि अमेरिका कम थे तो फर्स्ट आए थे ये। और आप अभी भी देखें कि इस जितना जब से ओलंपिक शुरू हुआ अभी तक सिर्फ एक दिन अमेरिका को बर्तरी हासिल हुई थी और उसके बाद से चाइना फिर टेबल पॉइंट्स टेबल पे, ये मेडल्स टेबल पे नंबर 1 है। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने तैयारी करते हैं, उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो आते हैं। नीचे से आप देखें उनके 16-16 साल की जो बच्चियाँ हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। और जो हमने पिछले उसमें डिस्कशन की थी फोरम में कि वो एक बच्ची थी ली शिविन जिसके खिलाफ अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, उसने सिर्फ 20 घंटे बाद फिर दूसरा गोल्ड मेडल ले लिया और मतलब उसने डिनाई किया उनके ऑफिशियल्स ने भी कि भाई डोप का ऐसा कोई चक्कर नहीं, ना कोई ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इस लंदन ओलंपिक्स का बरतानिया के लिए जो सबसे अच्छा पहलू है वो ये है कि 104 साल के बाद बरतानिया की टीम नंबर 3 पोजीशन पे आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बरतानिया को ये ओलंपिक की मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ था तो आप ये देखें कि उस वक्त से ना सिर्फ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इसका, बल्कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तरबियत भी दी और इतनी अच्छी तरबियत दी कि आज वो तीसरी पोजीशन पे हैं। यकीनन एक सिस्टम के तहत अगर यही सिस्टम हम पाकिस्तान में भी ले आए तो यकीनन हम भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही ऐड ये भी कर लें कि ख़ासतौर पर वुमेंस के हवाले से कहा यह जा रहा था जब ये लंदन ओलंपिक्स 2012 स्टार्ट हो रही थी कि पहला जो माजी हो चुका था उसमें ख़वातीन को एक बार तो बल्कि शामिल ही नहीं किया गया था। अभी पूरी मीन के इस ओलंपिक्स एसोसिएशन ने यह पाबंद बनाया पूरे मुस्लिम मुल्कों को कि आप लाएँ। वुमेन्स की आप पार्टिसिपेट क्या देख रहे हैं? जी वुमेन की पार्टिसिपेंट्स, हाँ, इससे कबल 20 साल पहले सिर्फ जो थे 35 मालिक थे उनकी ख़वातीन आती थी, लेकिन अब जो है ज़्यादा आई हैं, ख़ासतौर से सऊदी अरब, कतर और ओमान वगैरह। इससे पहले नहीं थी। ख़ासतौर से सऊदी अरब की ख़वातीन जो आई हैं उनका पार्टिसिपेशन को बड़ा मतलब खुशगवार अंदाज से लिया गया है और जहाँ वहाँ शायकीन थे और पूरी स्पोर्ट्स की जो दुनिया है उन्होंने उसको बड़ा वेलकम किया है। और यकीनन जो ख़वातीन हैं उनको भी अगर वो इस्लामी जो हुदूद व क़ुयूद है अगर उसमें रहते हुए अपनी जो है एक्टिविटीज़ कर सकती हैं तो उनको पूरा हक़ है कि वो एक्टिविटीज़ में शामिल हों और ख़वातीन का ओलंपिक में आना बड़ा खुशाइंद है। गुलफराज साहब, लास्ट में आखिर में आपसे क्वेश्चन करूंगा, ख़ास तौर पर अभी आप हॉकी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, उसके अलावा अभी क्या तैयारी होनी चाहिए और इस क्राइसिस को कैसे फेस करना चाहिए? देखें, मनाज़रे मुज़ाकरे बहुत हुए और हमेशा ये बात की जाती रही कि स्कूल हॉकी को अलाइव किया जाए, लेकिन स्कूल हॉकी अलाइव नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये बुनियादी ख़राबी है। और उसकी वजह यह है कि पहले सरकारी स्कूल ज़्यादा थे और सरकारी स्कूलों में फ़ंड हुआ करता था, वहाँ पीटी मास्टर जो होते थे वो लड़कों को ट्रेंड करते थे, उसका बाकायदा एक पीरियड होता था पीटी का और उसके अंदर बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में स्कूल ज़्यादा आ गए और वो एक फॉर्मल स्पोर्ट्स गाला कर लेते हैं, साल में एक कोई बुक कराया उन्होंने और उसका फंक्शन किया और उसके बाद वो ख़त्म कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब हम इसको कौमी खेल कहते हैं तो ख़ास तौर पर ये जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल हैं जो इंतहाई पैसा कमा रहे हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो अपनी टीमें बनाएं और साल में इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करें। जब वो टीमें बनाएंगे और उसमें से बच्चे आएंगे। अच्छा, मैनेजमेंट और प्लेयर्स का क्या होना चाहिए? देखें, मैनेजमेंट का मामला ये है कि मैं कहता हूँ कि अभी जो फॉरेन कोच आए यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड किया, कोचेस को बनाए यहाँ पर, और हमारे जो प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं ओलंपियन इंटरनेशनल, एक बड़ी तादाद है जिनकी ख्वाहिश है कि वो कोचिंग करें। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त यही करूँगा कि हर एक की ख्वाहिश ये ना हो कि उसे पाकिस्तान टीम मिल जाए। उनकी इस ख्वाहिश को की तकमील इस तरीके से होनी चाहिए कि इनका मुकाबला आपस में होना चाहिए, ये स्कूलों की टीमों को कोचिंग करें और जिस कोच की टीम परफॉर्म करे उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनमें आपस में कंपटीशन होना चाहिए, एक बाकायदा सिस्टम होना चाहिए। फिर लोग मेहनत भी करेंगे
और असल काम करके और फिर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी गुलफराज अमन साहब और सर रियाजुद्दीन साहब कि आप मेरे Thank you. प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो अॼो को प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, ख़ासि तौर ते लंडन ओलंपिक्स 2012 जे हवाले सां। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में फोकस कयोसीं पाकिस्तान जी ओवरऑल कारकर्दगी, स्पेशली जेको आहे सो हॉकी जे हवाले सां ऐं हॉकी खां सवाइ ॿिया जेके बि मुक़ाबिला हुआ उन्हनि जे हवाले सां बि पाकिस्तान मुकमिल तौर ते ॿाहिरि निकिरी चुको आहे। को बि मेडल जेको आहे सो हासिलु करण जे हवाले सां असांजो जेको आहे सो माना मुल्की रांदीगर जेके उते हुआ लंडन ओलंपिक्स में हासिलु न करे सघिया। बहरहाल रांदि आहे, रांदि मंझि के मुल्क हथे ख़ाली बि वेंदा आहिनि, के मेडल खटी वठंदा आहिनि ऐं के चाइना वांगुरु टॉप ते हूंदा आहिनि। पर कॾहिं कॾहिं रांदियुनि में ईअं बि थींदो आहे त चाइना जेको हिन वक़्तु माना 36 गोल्ड मेडल सां गॾु टॉप ते वञे पियो, अमेरिका उनजे पुठियां आहे 34 मेडल सां गॾु। पर जेका अॼु वरी नतीजो अचिणो आहे ऐं मुक़ररु जेको माना वक़्तु आहे 3-4 ॾींहं वञी बाक़ी बचिया आहिनि लंडन ओलंपिक्स जी पुॼाणी जे हवाले सां ॾिसणो इहो बहरहाल वरी आख़िरी ॾियारे ते पवंदो त हिन लंडन ओलंपिक्स 2012 जो माना विनर मुल्क कहिड़े मुल्क जा रांदीगर विनर साबित थियनि था। असां पंहिंजे प्रोग्राम में कंटिन्यू जेको आहे सो लंडन ओलंपिक्स ते ऐं ॿियनि रांदियुनि ते जेको आहे सो तव्हांखे अपडेट कंदा रहंदासीं। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी नाहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।